हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेडीबी स्टडी पॉइंट्स। ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री का पार्ट 2 है। इसमें हम अपने बचे हुए PYQs कंप्लीट करेंगे और उसी के साथ अपने कंसेप्ट बिल्डिंग को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कंसिस्टेंटली राइजेस ड्यूरिंग अ स्पॉन्टेनियस इरिवर्सिबल प्रोसेस अंटिल इट अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट। तो क्या कह रहा है कि जो एंट्रोपी है किसी आइसोलेटेड सिस्टम के, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब उसको कोई टच नहीं कर रहा है ना, उस पर जैसे कोई सिस्टम है ना, तो उस पर कोई एक्सटर्नल प्रेशर आ रहा ना कोई फोर्स आ रहा, मतलब वो अनटच्ड है, वो आइसोलेटेड है, किसी से डिस्टरबेंस नहीं है उसको। और ऐसे इसका ऑपोजिट सिस्टम कौन सा हो जाता है? नॉन आइसोलेटेड। ठीक है, उस सिस्टम में मतलब हमारी एनर्जी वगैरह जो होगी वो एक्सचेंज हो जाएगी। कैसे? क्योंकि उसको एक्सटर्नल प्रेशर से इफ़ेक्ट होगा, फोर्स से इफ़ेक्ट होगा, जो भी उसको बाहर से चीज़ डिस्टर्ब करेगी अंदर से उसकी एनर्जी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, यानी कि उसकी एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है नॉन आइसोलेटेड सिस्टम में। बट आइसोलेटेड सिस्टम में कोई भी एनर्जी जो है एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम समझ में आया। आइसोलेटेड सिस्टम में जो एंट्रोपी है वो कंसिस्टेंटली राइज करती है ड्यूरिंग अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब जो हमारी एंट्रोपी है ना वो बढ़ती ही रहती है, इंक्रीज ही करती रहती है, जो पिछले वाली थी उससे। किसमें? इरिवर्सिबल प्रोसेस अंटिल इट अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। जब तक वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन नहीं कर लेती। मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगी वो, मतलब एंट्रोपी जब मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगी तो वो सिस्टम कैसा हो जाएगा, मतलब कि उससे ज़्यादा उसकी एंट्रोपी हो ही नहीं सकती। और जब एंट्रोपी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाती है तो वो इक्विलिब्रियम रीच कर जाती है। कोई भी चीज़ जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाए, या फिर हम उसको कहें कि उसने अपना मैक्सिमम टेम्परेचर गेन कर लिया है, मैक्सिमम एंट्रोपी गेन कर लिया, तो वो किस पे हो जाती है? इक्विलिब्रियम पे हो जाती है। मैक्सिमम टेम्परेचर का इसमें कोई रोल नहीं होएगा, ना मैक्सिमम प्रेशर का आएगा, ना मिनिमम टेम्परेचर। टेम्परेचर प्रेशर का कोई रोल है ही नहीं, मेन एनर्जी होती है। तो एनर्जी को हम टेम्परेचर प्रेशर से रिलेट नहीं कर सकते। बट इसमें क्या फंडा लगेगा? इक्विलिब्रियम का फंडा लगेगा कि इस पे इक्विलिब्रियम पे आके ये जो है हमारा आइसोलेटेड इरिवर्सिबल आ गया ना, तो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। फिर दोबारा से आइसोलेटेड सिस्टम आ गया, समझ गए ना, ऐसा सिस्टम जिसके साथ कोई छेड़खानी ना हो रही हो, ऐसा का ऐसा पड़ा है। ठीक है, ये सिस्टम मान लो एक्स है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो हमें स्टेटमेंट्स पढ़नी है। पहले तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपना क्या था कि जो टोटल एनर्जी है वो क्या होती है हमारी, किस फॉर्म में होती है? एक तो हीट की फॉर्म में और एक वर्क की फॉर्म में। अब हम इसके आगे डेल्टा क्यों लगा रहे हैं, ये बात तो आप समझ सकते हो ना। और वर्क क्या होता है हमारा? P एक्सटर्नल डेल्टा V। हम वर्क डन को -P डेल्टा V लिखते हैं। माइनस क्यों आया? क्योंकि हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम करेंगे तो हमारी जो V2 - V1 है ना, उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसी वजह से सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो इसी वजह से नेगेटिव। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होता तो हमारा वर्क जो है वो पॉजिटिव आता, P डेल्टा V आता। ठीक है, अब ये हमारे फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन की फर्स्ट लॉ की इक्वेशन है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं? द इंटरनल एनर्जी चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस अकरिंग विद इन द सिस्टम। तो इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? कि जो प्रोसेस हो रहा है सिस्टम के अंदर उस पे इंटरनल एनर्जी डिपेंड करेगी। किसकी? आइसोलेटेड सिस्टम की। इस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो अंदर कोई प्रोसेस हो रहा है, इसके अंदर कोई छेड़खानी नहीं हो रही, तो वो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स हैं, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में है, या जो वो काम कर रहे हैं नॉर्मल वही हो रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस, क्या प्रोसेस हो रहा है? कोई प्रोसेस हो रहा है? नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट है, हीट कैन बी ट्रांसफर्ड। हीट ट्रांसफ़र तो हो सकती है बट वर्क कांट बी डन। हीट को तो ट्रांसफ़र वर्ड आते ही रॉन्ग हो गया, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है ना, क्या हीट ट्रांसफ़र करेगा? आइसोलेटेड तो ऐसे कैसे है? नॉन आइसोलेटेड करता है हीट एक्सचेंज, तो एक्सचेंज तो नॉन आइसोलेटेड में होती है ना, इसमें नहीं होगी। नेक्स्ट है, बोथ हीट एंड वर्क कैन बी ट्रांसफर्ड।
अब हीट ही नहीं ट्रांसफ़र हो रही, इसमें हीट और वर्क दोनों कह रहा है, नहीं, ट्रांसफ़र की वजह से बस नहीं। द इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट रहेगी जब उस सिस्टम पे कोई कुछ बाहर से कुछ फोर्स, कुछ प्रेशर, कुछ वॉल्यूम चेंज जब नहीं हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र, वर्क डन कुछ नहीं हो रहा, तो सिस्टम क्या रहेगा, आइसोलेटेड रहेगा, यानी कि इसकी इंटरनल एनर्जी जो होगी यू रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि ना तो हीट चेंज हो रही, तो हीट चेंज क्या थी, कांस्टेंट, और साथ में वर्क डन भी कैसा है, कांस्टेंट, वर्क डन भी नहीं हो रहा, ठीक है, तो हमारा डेल्टा यू भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ गए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ वाटर वेपर इज़ अज्यूम टू बी अ परफेक्ट गैस, अगर हम वाटर वेपर को परफेक्ट गैस माने, मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर वेपराइजेशन, मोलर एंथैल्पी चेंज कह रहा है वेपराइजेशन के लिए ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 1 बार एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज़ 41 किलो जूल पर मोल। तो हमें दे दी डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन कितनी, 41 किलो जूल पर मोल, ठीक है। देन द इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर द कन्वर्शन, तो हमें डेल्टा यू निकालने के लिए कह रहा है ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर इनटू आइस। डेल्टा यू कौन सा, वाटर से आइस में, मतलब लिक्विड से आइस में हम कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लिक्विड से आइस, लिक्विड से आइस, ठीक है, मतलब लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाने की जो कन्वर्जन होगी उसकी हमें डेल्टा यू बतानी है। सो ये किससे होगा, हमारा फर्स्ट लॉ से ही होगा। देखो सबसे पहले तो हमें क्या बात समझनी पड़ेगी, सबसे पहले ये कह रहा है इसने हमें क्या दिया है, वेपराइजेशन की एंथैल्पी दी है, तो ये ना हमें इसके स्टेप्स ब्रेक डाउन करने पड़ेंगे। क्या होगा कि वाटर को पहले वेपराइज करके स्टीम में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में इसकी कूलिंग होगी, कूलिंग होके कहाँ से, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे है तो 0 डिग्री सेल्सियस तक कूलिंग होती है, तो ये लिक्विड स्टेट में आएगी। अब लिक्विड स्टेट के बाद ये आइस में जाएगी फ्रीज़ होके, तो ये सारे इसके प्रोसेस होंगे, और आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज़ हो जाएगी। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग वेपराइजेशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अगर हम लगाएंगे वेपराइजेशन के लिए, हमारी डेल्टा एच जो है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है, ये हमें पता है, ठीक है। और डेल्टा डब्ल्यू को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, और हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होते हैं, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये डेल्टा इसके लिए इसलिए रहा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे, जबकि ये हमारा गैस कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर भी इस केस में हमारा सेम ही रहेगा। किस केस के लिए, इक्वेशन बनाने के केस के लिए, दैट इज़ मतलब कूलिंग हो रही है तो कूलिंग के लिए सेम, फ्रीजिंग हो रही है फ्रीजिंग के लिए सेम, इस टाइप से स्टीम से लिक्विड में आ रहा है, लिक्विड से फिर आइस में जा रहा है, तो उस केस में यानी कि एक ही जैसे वेपराइजेशन हो रहा है, वेपराइजेशन के लिए ही सेम रहेगा, समझ रहे हो, सिंगल प्रोसेस के लिए सेम, मतलब प्रोसेस इंटरचेंज नहीं हो रहा आपस में। तो अगर हम इसमें वैल्यूज़ पुट करें, हमें क्या दे रखा है, 1 मोल ऑफ वाटर एट 1 बार प्रेशर और टेम्परेचर, हमें 1 मोल चाहिए, एन की वैल्यू और टी की वैल्यू, और हमारे पास डेल्टा एच है। तो डेल्टा एच कैसे निकालेंगे हम, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन हमें गिवन है कितना, 41 किलो जूल पर मोल, ठीक है। डेल्टा यू तो हमें निकालना ही है, प्लस एन कितना है 1, आर कितना होता है 8.314 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। अब देखो ये वैल्यू तो किलो में है और ये खाली जूल में, तो इसको किलो में कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁻³ और इसके साथ क्या लगा देंगे, किलो। ध्यान रखना ये केल्विन है और ये किलो है, ठीक है, ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे, केल्विन है ये। और साथ में टेम्परेचर मल्टीप्लाई करना है, टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो +273 करेंगे,
सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस गिवन है ना टेम्परेचर, तो 273 ऐड करेंगे तो 373 केल्विन बन जाएगा, तो यहाँ पे 373 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबको जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे डेल्टा यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 41, इधर से माइनस इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3.096। देखो किलो जूल, केल्विन से केल्विन कैंसिल, पर मोल। ठीक है, किलो जूल पर मोल, दोनों ही किलो जूल पर मोल के हैं, तो इसमें से माइनस हो जाएगा 37.904 किलो जूल पर मोल। तो हमारी क्या वैल्यू आई डेल्टा यू की 37.904 किलो जूल पर मोल। दैट इज़ हमारा ऑप्शन 4 राइट है। ठीक है, समझ में आया कैसे फर्स्ट लॉ अप्लाई करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूमेरिकल ही है ये भी। इन अ प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम। हीट एब्जॉर्ब करी है सिस्टम ने। ठीक है, यानी कि जो डेल्टा क्यू है, ठीक है, वो क्या करिए गेन करिए, एब्जॉर्ब करिए, यानी कि पॉजिटिव रहेगी कितनी 701 जूल। ठीक है, ये साइन जो है ना ये साइन हमें ध्यान से लगाना है, बहुत ध्यान से देख के। नेक्स्ट है डेल्टा यू, और कितना वर्क डन है 394 जूल ऑफ वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, यानी कि सिस्टम ने करा है, सिस्टम ने खुद करके अपने वर्क करके अपने अंदर से एनर्जी वो निकाल ली है, तो यानी कि इसमें से माइनस हो रहा है। इसके ऊपर अगर कोई काम करता है, इसको वो एनर्जी देता वर्क वाली, तो इसका पॉजिटिव आता। अब इसने बाय सिस्टम ने करा है तो फिर ये माइनस में आएगा। व्हाट इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोसेस। तो इंटरनल एनर्जी चेंज हम किससे निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू कितना है 701, डेल्टा डब्ल्यू माइनस 394, इसमें माइनस करेंगे कितना आएगा 11 माइनस 4 7, 9 माइनस 9 0, 7 माइनस 6 माइनस 3 307, कौन सा है प्लस का माइनस का प्लस का जूल, 307 जूल हमारा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ आर राइट आंसर। ईजी था। इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको एचटेट में बहुत देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन इन गैशियस फॉर्म्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन इन गैशियस फॉर्म्स, वो हमें देता है अमोनिया। ठीक है, इसकी हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी, ये नॉट लग गया ना, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी इतनी दे दी। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। देखो अब मैं छोटी सी एक चीज़ बताती हूँ, जब भी हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी हो किसी चीज़ की, तो उसके लिए हमें वैसे तो बेसिकली अगर हम बेसिक्स से करें तो हमें इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं, बट इसमें डायरेक्ट इक्वेशन हमें गिवन है, डायरेक्ट वाली इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन इसने पूछा फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, और अमोनिया फॉर्म होता हुआ हमें इक्वेशन में भी दिख रहा है, तो हमें इक्वेशन बनाने की इसमें नीड नहीं है, ये शॉर्ट ट्रिक से हो जाएगा। और ये बुक में भी दी होती है एनसीईआरटी में, क्या समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट्स का समेशन ऑफ माइनस समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स, तो ऐसे हमें करना है। अब प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट की एंथैल्पी लिखते हुए उनको उनके मोल्स के अकॉर्डिंग, यानी कि उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमें लिखना पड़ेगा। और मैंने एक और चीज़ बताई थी इससे पहले वाली वीडियो में कि किसी की भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में, मतलब नेचुरली जो अकरिंग स्टेट होती है उनकी, उस स्टेट में क्या होती है 0। ठीक है, ये ध्यान है ना। तो प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे प्रोडक्ट है हमारे पास अमोनिया, तो अमोनिया की स्टैंडर्ड हमें निकालनी है, तो यहाँ पे तो हम लिखेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अमोनिया, और इसमें कितने मोल्स की दे रखी है 2 मोल्स की, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, जिससे हमारे पास सिंगल का पूछा ना इसने, उसका आ जाएगा। माइनस रिएक्टेंट कितने हैं 2। देखो क्या मेरे को इसकी एंथैल्पी पता है, हाँ, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है अपने स्टैंडर्ड स्टेट में H2 होता है, तो उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या हो जाएगी ऑफ हाइड्रोजन की 0। ऐसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये हो जाएगी 0, तो -0। और ये हमारी स्टैंडर्ड एंथैल्पी इन्होंने दे रखी है रिएक्शन की पूरी कंप्लीट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी इन्होंने रिएक्शन की दे रखी है -92.4, सॉरी इसको डिवाइड नहीं करना, इधर 2 से मल्टीप्लाई करना है, मेरे से गड़बड़ हो गई थी। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अमोनिया, क्योंकि रिएक्शन में 2 की है ना, तो अगर इसकी ये गिवन भी देता, मान लो कुछ x देता, तो हम उसको 2x लेते,
ठीक है, डबल कर देते हैं उसको। अभी हमें खाली अमोनिया के निकालने हैं, तो अभी 2x तो है ही रिएक्शन में, और इसने पूरी रिएक्शन का दे रखा है, तो हमें 2x करना है ये, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अमोनिया। अब ये 2 यहाँ से हट के कहाँ आ जाएगा, इसके डिवाइड में, ठीक है। तो हमारा 2 यहाँ से हट गया और क्या आ गया इसके डिवाइड में। अगर हम इससे काटेंगे 2 4 सा 8, 2 6 सा 12, 2 2 सा 4, क्या आ गया हमारा आंसर, -46.2 किलो जूल पर मोल। और यही हमारा क्या, सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है आंसर। सॉरी सेकंड नहीं, ये प्लस का दे रखा है, थर्ड ऑप्शन। ध्यान रखना है साइन का, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, कहीं आपने निकाला माइनस हो और प्लस पे लगा दो जैसे अभी मैंने किया। सो हमें माइनस प्लस साइन का ध्यान रखना है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट। ओके, सो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट एंड डाईहाइड्रोजन एट 298 केल्विन आर इतनी एंड इतनी। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन बताओ। देखो अब इसमें हमें इक्वेशन नहीं दी है, तो ये बेसिक वाला तरीका, वो तो था शॉर्ट ट्रिक वाला, सेम ही टॉपिक हैं दोनों, बट वो शॉर्ट ट्रिक से हो जाए क्योंकि उसमें इक्वेशन गिवन थी। अब इसमें इक्वेशन गिवन नहीं है और 3 चीज़ों की इक्वेशन है, 3 इक्वेशन हमारे पास, कंबशन और मीथेन की, ग्रेफाइट की, डाईहाइड्रोजन की। तो हमारे पास 3 इक्वेशन बनेगी, साथ में एक फॉर्मेशन वाली 4th इक्वेशन जो टोटल हो गई इनकी वो बनेगी। देखो इनको बनाते कैसे। अभी हमारे पास 3 चीज़ों की कंबशन है, जैसे जैसे इसने बोला हमें वैसे वैसे क्वेश्चन स्टार्ट करना है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, पहले मीथेन का कंबशन करा रहा है तो हम इसको A डाल लें। मीथेन का कंबशन, CH4 कंबशन कैसे होगा, इस ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यही बनाएगा। अब इक्वेशन को बैलेंस कर लो, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे तो 2 ही है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे भी 2 से कर दूँ, तो 2 2 4 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन 4, कार्बन 1, ठीक है। तो ये रहेगी इक्वेशन हमारी कंबशन की, इसकी नहीं। और इसकी एंथैल्पी इन्होंने क्या दे दी, A ही डाल लूँ इसको मैं, क्योंकि A रिएक्शन के लिए ना, तो A ही डाल लेती हूँ। कितनी है, -890.3 यूनिट्स, आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट कंबशन किसका करा रहा है, नेक्स्ट करा रहा है कंबशन ग्रेफाइट का, ठीक है। तो ग्रेफाइट हम स्टैंडर्ड फॉर्म में किसको लेते हैं, कार्बन को, ठीक है। इसका कंबशन कराएंगे तो हमें दे देगा CO2। तो डेल्टा H ऑफ B कितनी दे दी इन्होंने हमें, -393.5। ये बेसिक से ही होगा, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इस वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट है C। थर्ड कौन किसका करा रहा है, डाईहाइड्रोजन का कंबशन। डाईहाइड्रोजन क्या, H2। इसका अगर हम कंबशन कराएंगे तो हमें क्या देगा, वाटर। तो यहाँ पे हमें बैलेंस करने के लिए हाफ O2 करना पड़ेगा। देखो कंबशन जब भी हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखते हैं तो हमें स्टैंडर्ड चीज़ें बनानी होती हैं, मतलब कि इधर हम हाफ ऑफ नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें सिंगल मोल के लिए ही काम करना होता है फॉर्मेशन में, मतलब प्रोडक्ट में इन शॉर्ट तुम कह सकते हो, हमें सिंगल मोल ही बनाना होता है। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई बाय 2, हाफ ये कर सकते हैं, बट इधर वाले केसेस में नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा ध्यान से हमें चीज़ें करनी होंगी, ठीक है। चलो, तो डेल्टा H ऑफ C हमारा कितना आ जाएगा, गिवन है 285.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो हमने ये 3 इक्वेशन बना ली। तो हमें क्या करना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन वो बतानी है। अब देखो ये जो 3 इसने कंबशन करके कहा है ना कि इन तीनों से, तो इन्हीं तीनों के कंबशन से हमारा मीथेन बनेगा। तो मीथेन बनाना पड़ेगा हमें इन इक्वेशन को सोच के समझ के कि मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे, क्या माइनस करे, क्या प्लस करे, कितना कि हमारा एंड में हमें मीथेन मिले। देखो अगर मैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, वहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, हाफ ऑक्सीजन, ये 1 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन। तो अगर मैं ऐसा करूँ कि इक्वेशन C को मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, प्लस B के साथ -A, तो मेरे को कहीं ना कहीं मीथेन मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे। देखो 2C यानी कि 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 टाइम ऑफ ऑक्सीजन, साथ में प्लस करना है B प्लस C कार्बन प्लस ऑक्सीजन, माइनस करना है, जैसे मैथमेटिकल करते हैं ना, इसको रफ में ही करना है, मैथमेटिकल ये करके नहीं दिखाना। तो उस तरीके से करना, -A मतलब -CH4 और -2O2, ठीक है।
राइट लेफ्ट हैंड साइड का हो गया। अब ये हमें क्या देता है, अब प्रोडक्ट्स पे आओ, 2C 2 टाइम्स ऑफ वाटर, ठीक है, प्लस बी में क्या है CO2 खाली, माइनस CO2 माइनस ये है ना, तो माइनस CO2 माइनस 2H2। अब देखो बैलेंस करके देखो H2O2, ये O2 1, ये O2 एक और 1, तो 1 और 1 O2 2 और माइनस 2O2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ पे ये 2H2, यहाँ पे माइनस 2H2, ये कैंसिल आउट, प्लस CO2 माइनस CO2 ये कैंसिल आउट। और ये मीथेन यहाँ पे माइनस का, बट किसी से कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो हम इसको राइट हैंड साइड लाके, जैसे मैथ्स में नहीं करते x माइनस वाई इक्वल्स टू z समथिंग, तो ये माइनस वाई है, ये उधर जाके प्लस का y हो जाएगा, z प्लस वाई, ऐसे ही इनमें होता है, ये माइनस होके इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। बस ये तुम्हें मैथमेटिकल रफ काम करना है, ये तुम्हें करके नहीं दिखाना है। तो 2H2 क्योंकि फॉर्मेशन करना है ना मीथेन का, तो मीथेन को हमें राइट साइड ही करना पड़ेगा। 2H2 प्लस कार्बन क्या दे देगा, CH4। कुछ मिसिंग है, नहीं है ना, तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी मीथेन के फॉर्मेशन की। इसकी हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन फाइंड आउट करनी है। अब तक हमारी सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन ही बनी है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन क्या हो जाएगी, कैसे बनाई हमने, 2C प्लस B माइनस C माइनस A, इससे हमारी बनी ना, और ये हमारा आ भी गया, तो 2 टाइम्स ऑफ C एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, प्लस खाली सिंगल भी है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B, माइनस A, तो माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A, ठीक है। अब इसको करेंगे आगे 2 टाइम्स ऑफ, देखो अब C की कितनी है, 2 टाइम्स करनी है ना, 285.8, इसको अगर 2 टाइम्स कर लोगे मल्टीप्लाई 2 617.5 तो 571.6 आएगा। तो इसको बिना मल्टीप्लाई करे, एक सेकेंड, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दूँ, 571.6, क्या माइनस लिखूँ, हाँ क्योंकि एंथैल्पी माइनस में है ना, हाँ तो माइनस। नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ B, वो भी नेगेटिव आएगी, क्या, माइनस 393.5, माइनस एंथैल्पी ऑफ A, वो भी नेगेटिव में है, माइनस 890.3। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, माइनस 571.6 माइनस 393.5 प्लस 890.3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा माइनस 74.8 किलो जूल, ये नहीं है, माइनस 74.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है, पर मोल, ये लगा लेना है यूनिट। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 नेगेटिव साइन के साथ आएगा, क्योंकि पॉजिटिव तो डोमिनेट कर गया ना, ठीक है, पॉजिटिव तो कम पड़ गया, देखो लगभग ये 600 है, ये 400 है, तुम ही लगा लो, और उस हिसाब से आ रहा है, ठीक है, तो नेगेटिव में आएगा आंसर। कैलकुलेशन करके देख लेना, वेरीफाई एक बार खुद से। सो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फॉर हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल रिएक्शन, हाइपोथेटिकल मतलब ऐसे ही सोच ली, तभी तो AB मॉलिक्यूल्स लिए हैं, कुछ होती तो फिर कुछ होता इसमें कंपाउंड वगैरह कुछ कंटेंट होता। चलो हाइपोथेटिकल समझ लिया करो इनके वर्ड्स को। हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल रिएक्शन है जैसे कि हाफ A2 प्लस 3B2, देखो रिवर्सिबल बोलते हैं, यानी कि ये उधर भी जा सकता है और ये इधर भी आ सकते हैं कंपाउंड, जैसे मैंने अभी ऊपर वाले मीथेन को राइट हैंड साइड भेजा था ना, वैसे इनमें भी हो सकता है। ये रिएक्शन है, इसमें दे रखा है हमें डेल्टा H माइनस 20 किलो जूल। इफ स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ A2 B2 एंड AB3 आर 60 40 50 जूल पर केल्विन पर मोल। अगर हमें A2 B2 और AB3 की एंथैल्पीज दे रखे, एंट्रोपीज दे रखे, स्टैंडर्ड एंट्रोपीज रिस्पेक्टिवली, देन अबव रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर। देखो तो जो रिएक्शन है वो किस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम पे होगी, तो इसने हमसे फाइनली टेम्परेचर पूछा है। देखो आंसर भी केल्विन में है, तो हमें क्या बताना है, टेम्परेचर बताना है। सबसे पहले हमें एंट्रोपी देखनी होगी, इसने हमें एंट्रोपीज दी हैं,
ठीक है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी हमें स्टैंडर्ड एंट्रोपी निकालनी होगी। जैसे हमने स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकाली थी ना, सेम उसी तरीके से स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड सम ऑफ स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, ये भी उसी तरीके से निकलेगी। तो स्टैंडर्ड एंट्रोपी हमारी क्या निकलेगी, स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ AB3 माइनस हाफ ऑफ, इनके कोफिशिएंट्स भी लगेंगे, स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ A2 माइनस 3/2 स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ B2। ठीक है, इनको ऐसे कर लेना। ओके, अब इनकी वैल्यूज़ पुट करो। AB3 की कितनी थी 50 माइनस 1/2 इंटू A2 की कितनी दी थी 60 माइनस 3/2 इंटू B2 की कितनी थी 40, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 60। तो क्या आ गया 50 माइनस 30 माइनस 60, 50 माइनस 90 कितना आ गया -40 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, अभी तो हमारे पास क्या आई है, डेल्टा एस की वैल्यू आई है। इसने हमें पूछा है इक्विलिब्रियम में। अब देखो इक्विलिब्रियम में कोई चीज़ कब होती है, जब उसकी गिब्स फ्री एनर्जी, उस टाइम पे उसकी गिब्स फ्री एनर्जी 0 हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए हमें गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन की हेल्प लेनी होगी। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, क्या डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इनको अगर हम स्टैंडर्ड स्टेट्स में लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे। अब इसने इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर पूछा है ना, तो इक्विलिब्रियम पे हमारी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या होती है 0, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा एच नॉट इक्वल्स टू टी डेल्टा एस। ये आ गया। डेल्टा एस नॉट की वैल्यू हमने अभी निकाली है कितनी, -40, और डेल्टा एच नॉट की इसने हमें दे रखी है कितनी, -20 किलो जूल। ठीक है, तो इसकी कितनी दे रखी है, -20 ना, हाँ, तो -20 इसकी रख देंगे। ये आके इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो डेल्टा एस नॉट कितना आ गया, -40 किलो जूल पर मोल, वो जूल पर केल्विन पर मोल। तो केल्विन में हमारा आंसर आ जाएगा कितना, यहाँ पे एक रॉन्ग है, यहाँ पे पर मोल आएगा। ठीक है, गिवन में जो है, तो हमारी आंसर क्या आ जाएगा, केल्विन में। पर केल्विन था ना, केल्विन ऊपर जाके केल्विन आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसर। अच्छा, एक और चीज़ इन्होंने हमें दे रखा है, डेल्टा एच जो है 20 जूल किलो जूल दे रखा है ना, तो किलो को हटाने के लिए हमें इससे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किलो को, ताकि जूल में आ जाए, ये जूल पर मोल में आ जाए। ठीक है, तो एक सेकंड में अच्छे से करके दिखा देती हूँ दोबारा से। देखो डेल्टा एच जो है हमें किस में है, -20 किलो है ना, किलो की जगह 10⁻³ बना दो, सिंपल आ जाएगा जूल पर मोल। ठीक है, बस इतना ही पुट करना है। तो डेल्टा एच की जगह टी क्या आ जाएगा, डेल्टा एच नॉट क्या है, -20 इंटू 10⁻³ को ऐसे खोल के लिख दूँ 1000, आसान पड़ जाएगा, जूल पर मोल। और एस क्या है हमारा, डेल्टा एस नॉट -40 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, पर मोल से पर मोल कैंसिल, जूल से जूल कैंसिल, केल्विन ऊपर जाएगा, आंसर आएगा केल्विन में। आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 5 इंटू 100 500, तो आंसर आ गया हमारा 500 केल्विन। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो हमारा 500 केल्विन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अगर आपको सेशन पसंद आया और ऐसी और सीरीज़ चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।